दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। जब जब चुनाव आए, बाबा पेरोल पाए। है न तुकबंदी ठीक? भले ही पैरोडी नकल हो, लेकिन जब जब ये बाबा पेरोल पाता है, समझिए कि चुनाव आता है। बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम, क्या नाम है, बड़ा सेकुलर, राम रहीम। ये डेरा सच्चा सौदा के चीफ, बलात्कार और हत्या सबके आरोपी नहीं हैं, कन्विक्ट हैं, यानी इन पर ये सारे आरोप साबित शुदा हैं। लेकिन ये जब भी जेल से रिहा होने की इच्छा जाहिर करते हैं या इनकी ज़रूरत जब महसूस होती है कुछ लोगों को, कुछ शक्तियों को, कुछ समूहों को, तो ये बाकायदा बाहर आ जाते हैं। पेरोल और फरलो दोनों का इस्तेमाल इन्होंने खूब किया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पेरोल और फरलो अलग है, एक ही है, लेकिन वो अलग अलग हैं। मैं बाद में इसको बताऊंगा, पहले ये कहानी आप सुन लीजिए। बाबा को फिर मंगलवार को छोड़ दिया गया, इनकी रिहाई हो गई। अच्छा, जब इनको पेरोल या फरलो का आदेश होता है तो 1 घंटा 2 घंटा भी देर नहीं होती है। जैसे ही आदेश आता है तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। और फिर शानो शौकत से बाबा यहां पर भले ही पंजाब या हरियाणा ना पहुंच पाते हों, लेकिन बागपत का जो उनका बहुत बड़ा डेरा है सच्चा सौदा का, वहां वो पहुंच जाते हैं। और वहां से फिर उनका जो ऑपरेशन है शुरू हो जाता है। और ऑपरेशन क्या होता है चुनाव के दौरान, ये तो आप डेरा के समर्थकों से बात कीजिए तभी आपको पता चलेगा। बहुत सारे पत्रकारों ने बात की है, अखबारों में, वेबसाइट पर वो खबरें भी आई हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जो उनकी रिहाई हुई है, और ये आपको बता दें कि 2 साल में बाबा की 184 दिनों, बाबा जो है 2 साल में 184 दिनों तक बाहर रहा है। ये काउंट किया है मीडिया में कई लोगों ने, और ये सामने बात आई है। मैं कुछ आपको उनके बारे में बता देता हूं डिटेल्स। बाबा जो है 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए बीमार अपनी मां को देखने के लिए रिहा हुए थे। फिर 21 मई 2021 को एक दिन के लिए, फिर 7 फरवरी 2022 को 21 दिन के लिए, फिर जून 2022 को 1 महीने के लिए, अक्टूबर 2022 को 40 दिन के लिए, फिर 21 जनवरी 2023 को 40 दिन के लिए, फिर 20 जुलाई 2023 को 30 दिन के लिए, और अब नवंबर 2023 में बीते मंगलवार को जब रिहा हुए हैं 21 दिन के लिए, यानी 3 सप्ताह के लिए। तो इस तरह हाल फिलहाल के दौर में एक कन्विक्ट, जिसको बाकायदा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, उसकी रिहाई पैरोल और फरलो के प्रावधान के तहत ये अनोखा उदाहरण है कि जब साल में कई बार 2-2 बार हो जाता है। अब जैसे आप देखिए, जुलाई 2023 में एक बार हो चुका है, फिर जनवरी 2023 में हो चुका है, अब नवंबर 2023 में हो चुका है। किसी भी कैदी को जो जेल में है उसको पैरोल या फरलो के पाने का अधिकार है, लेकिन उसके प्रावधान बने हुए हैं कि कितने दिनों के बाद, साल में कितनी बार, ये सब कानूनी प्रावधान बने हुए हैं दोस्तों। तो इसलिए ये जो बाबा की रिहाई हो रही है, एक ऐसे कंट्रोवर्शियल ही नहीं, एक बेहद खौफनाक किस्म के कथित बाबा की, जो हमेशा रिहा होता है। ठीक है, वो 2 बार अपनी मां की बीमारी के चलते भी रिहा किया गया, लेकिन अक्सर जब वो रिहा होता है, लंबी छुट्टी जब उसको जेल से मिलती है, तो कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि ये जनाब जब एक बार रिहा हुए 20 जुलाई को इस साल, तो उस वक्त भी पंचायत के चुनाव कुछ ऐसे थे जो चल रहे थे हरियाणा में, और इसके बाद फिर उनकी रिहाई हुई। फिर एक लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे थे। इसी तरह से आदमपुर का बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था। आदमपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट बन गई थी पूरे देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए और बड़ी राजनीतिक शख्सियतों के लिए। और उस आदमपुर के बाई इलेक्शन से पहले इनकी रिहाई होती है, यह भी है। इसी तरह से
आप देखेंगे कि और जो हरियाणा में कई ऐसे इलेक्शंस हुए, पंजाब में ऐसे कई इलेक्शंस हुए कि उसी मौके पर बाबा की रिहाई अक्सर हुई है। इस बार क्यों हुई है रिहाई, मैं नहीं जानता इसका कोई ठोस कारण अगर कोई कहे आधिकारिक तौर पे तो बिल्कुल मैं नहीं जानता, लेकिन यह जानता हूं कि बाबा के राजस्थान में समर्थकों की संख्या कुछ कम नहीं है। और बाबा स्वयं आते हैं राजस्थान से। वो सिरसा में उनका अड्डा जरूर है, बड़ा आश्रम जरूर है, मुख्यालय जरूर है, लेकिन बाबा रहने वाले हैं श्री गंगानगर के, यानी राजस्थान के श्री गंगानगर के यह मूलवासी हैं। और राजस्थान में चुनाव चल रहा है। राजस्थान में श्री गंगानगर से लेकर और दूसरे तमाम हलकों में, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा के आश्रम के समर्थकों और भक्तों की संख्या कुछ कम नहीं है। अब वो चुनावी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर उनको प्रभावित कर पाते हैं, उनसे लोग प्रभावित अब होंगे या नहीं, क्योंकि माननीय अदालत ने, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है दो बड़े मामलों में। तो ये तो एक समाजशास्त्री विषय है जिसका विश्लेषण मुझे लगता है कि पत्रकारों को, समाजशास्त्रियों को और जो चुनाव को बहुत गहराई से जमीनी स्तर पर जाकर देख रहे हैं वो इसका सही विश्लेषण कर पाएंगे कि उनका कितना प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो बड़े सियासतदान हैं, जो इस लड़ाई के कप्तान हैं, जो जंग चल रही है, चुनावी जंग, अब दोनों ओर से जो लोग लगे हुए हैं, तो जो ताकतवर हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, आखिर वही तो फैसला कुछ करेंगे या कराएंगे। तो ऐसे में यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा चुनाव कवर करने वाले लोगों को कि वाकई बाबा के समर्थकों में आज भी क्या बाबा का वैसा समर्थन है जैसा कन्विक्ट होने से पहले था, या उनकी जो साख है, उनकी जो हैसियत है, उनका जो समर्थन है वो गिरा है। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब राजस्थान के चुनाव के ऐन पहले उनके रिहा होने की असल कहानी का पता चल सकेगा। लेकिन आरोप लगाने वाले तो यही कह रहे हैं कि बाबा जब भी चुनाव आता है तो बाबा को कोई न कोई बहाना पेरोल का या फरलो का मिल जाता है। तो ये मैं समझता हूं कि ये केवल एक बाबा के साथ नहीं है, अनेक लोगों के साथ है जो सत्ता के संरक्षण में जिनका पूरा करियर एक गुजरा है। लेकिन आप देखिए अपने देश में ही अनेक लोग राजनीतिक बंदी हैं, अपने देश में अनेक राजनीतिक बंदी हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे उमर खालिद नाम के एक छात्र को, युवा को, जो पीएचडी कर चुके हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और मेरे हिसाब से देश के बेहद प्रतिभाशाली वह एक एकेडमिशियन है। अगर उनकी पीएचडी थीसिस को कोई भी व्यक्ति पढ़ ले जो उन्होंने ट्राइबल्स पर लिखी है तो वो माने चकित हो जाएगा, कितनी प्रतिभा उस आदमी में है। लेकिन उनको फंसाया कैसे गया? उनको फंसा दिया गया यूएपीए के तहत। और उनको कैसे फंसाया गया? उनको कहा गया कि ये जो प्रतिभाशाली नौजवान है ये दिल्ली के दंगों की योजना और षड्यंत्र में शामिल था। इस देश में अगर एक खास माइनॉरिटी कम्युनिटी के आप हों तो किसी दंगे में कभी भी किसी को फंसाया जा सकता है। उसका उदाहरण उमर खालिद है, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जेल में है। कुछ दिन के लिए अपनी बहन की संभवतः शादी में वो छोड़े गए थे कुछ समय के लिए। लेकिन आप देख लीजिए कि इतना दिन हो गया लेकिन उनको इतने अंतराल पर जल्दी पर उनकी रिहाई नहीं हुई आज तक। इसके अलावा दोस्तों भीमा कोरेगांव के आरोपियों के बारे में आप सब जानते हैं, सभी राजनीतिक बंदी हैं। ये सभी के सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वकील हैं, प्रोफेसर्स हैं, और इसके अलावा इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, लेखक भी हैं। और तो और डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भारत के संविधान की प्रारूप समिति जो निर्माण करने वाली समिति थी, उस निर्माण समिति के जो चेयरमैन थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके परिवार से जुड़े, उनके एक तरह से रिश्तेदार, और जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक बड़े लेखक और विद्वान के तौर पे जाने जाते हैं, प्रोफेसर आनंद तेल तुंबड़े भी इस भीमा कोरेगांव मामले में फंसाए गए। उनको भी जेल हुई। हालांकि अब बहुत सारे लोगों की रिहाई हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आप मत भूलिए कि 84 साल के स्टैन स्वामी को फरलो या पैरोल पर नहीं छोड़ा गया। उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए भी, दवा दारू के लिए भी उनको राहत नहीं दी गई। और वो व्यक्ति 84 साल की अवस्था में
वह जुडिशियल कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। 84 साल के जीवन में कभी उस आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध का कोई उदाहरण नहीं है, कोई मामला नहीं है। ऑल ऑफ सडन उनको जेल में बंद कर दिया गया। कहा गया कि आप जो हैं आतंकवाद भड़का रहे हैं यूएपीए के तहत। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से उनकी असहमति थी, बीजेपी को नापसंद करते थे, झारखंड के रहने वाले थे, झारखंड में काम करते थे, और स्टेन स्वामी की मौत हो गई। इसी तरह से भीमा कोरेगांव में अनेक लोगों को इस मामले में फंसाया गया और भीमा कोरेगांव इशू को इस तरह से सेंसलाइज किया गया, उसको क्या बोलते हैं आप, बिल्कुल उसको सनसनीखेज बनाया गया कि अभी टीवी पुरम के किसी एंकर से पूछे भीमा कोरेगांव तो ऐसा लगेगा जैसे बम पटाखा फूट गया। कल्पना उससे पूछे कि भीमा कोरेगांव है क्या, तो वो नहीं बता पाएगा कि ये क्या मामला है, इसका BR अम्बेडकर साहब की स्मृति से क्या रिश्ता है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि सत्ता ने और मीडिया के वेस्टेड इंटरेस्ट ने इस तरह प्रोपेगेट कर दिया है। लेकिन इन राजनीतिक कैदियों को राजनीतिक कारणों से बंद किए गए लोगों को कोई राहत नहीं। अब ठीक है, जो उनको जमानत अब मिली है इतने साल बाद, कईयों को तो न जाने 4 साल 5 साल इतना तक वक्त लगा है। सुधा भारद्वाज, उनकी बहुत ही मशहूर एक किताब अभी आई है अपने जेल दिनों की, वो भी जमानत पर हैं। तो ऐसे लोगों को भी बीच के दिनों में अगर आप देखें तो कभी कोई राहत नहीं दी गई। इसके अलावा आप देखिए नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, ये दोनों लड़कियां जो जेएनयू की पढ़ती हैं, जेएनयू में पढ़ती थीं, और इनको कोविड के दौर में गिरफ्तारी इनकी हुई थी। कोविड के दौर में भी ये जेल में रही। इनके पिता की मौत हो गई नताशा के, और पिता की मौत के समय उनको छोड़ा गया था कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए। और इन दोनों लड़कियों को दिल्ली के दंगे में अभियुक्त बना करके जेल में डाला गया। आप कल्पना कर सकते हैं PhD करने वाली लड़कियां, रिसर्च करने वाली लड़कियां, जिनका कभी कोई कम्युनल या कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के प्रश्न ही नहीं उठता है, बेहद बड़े इज्जतदार इंटेलेक्चुअल फैमिली से आने वाली लड़कियां, तो इन लड़कियों को भी नहीं मिला कभी इस तरह की राहत। लेकिन जमानत पर अब हैं। माननीय न्यायालय ने सचमुच ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखा और पाया कि ये गलत है, उनको जमानत मिली। अब केस चल रहा है। तो दोस्तों, ये अनेक उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूँ आपको, लेकिन हमारा ये कहना है, अभी आप देख लीजिए कि बहुत सारे और केसेज हैं। मैं अन्य केसेस की बहुत ज़्यादा विस्तार से उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन अपने देश में हो ये रहा है कि अगर सत्ताधारियों को कोई पसंद है, अगर उनको उपयोगी लगता है, तो उनको चाहे जितनी सुविधा हो उतनी सुविधा दे दो। तो ये बाबा जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये उसका एक ज्वलंत नमूना है कि हर चुनाव से पहले, कितने चुनाव में गिनाऊं आपको, हर चुनाव से पहले इन सज्जन की रिहाई हो जाती है। अब इसका कितना उपयोग किसको होता है ये तो मैं नहीं बता सकता, इसका तो हिसाब सचमुच उन क्षेत्रों में जाकर ही किया जा सकता है। और अंत में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक बहुत ज़रूरी समझदारी की बात ज़रूर आपको जाननी चाहिए दोस्तों। जो जानते हैं उनका तो खैर कोई बात ही नहीं, जो नहीं जानते वो जान लें कि फरलो उसे कहते हैं जब कोई कैदी अपने राइट के तहत